नमस्कार, मैं दीपक पांडे आप सभी का परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हम लोगों ने अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक देखा था कि उसमें धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 25 में हम लोगों ने देखा था कि कोई व्यक्ति जो है पूरी तरीके से स्वतंत्र है कि वह किसी भी धर्म को अपनाए और उस धर्म के सभी परंपराओं को अंतःकरण रूप से क्या करे, उसका पालन करे। उसके अलावा 26 में हम लोगों ने बात किया था कि वह जिस धर्म को अपना रहा है उस धर्म के धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के लिए, मैनेजमेंट के लिए जो बात की गई है वह आर्टिकल 26 में बात की गई है। उसके अलावा हमने बताया था आर्टिकल 27 के अंतर्गत कि 27 में यह बात किया गया था कि ऐसे करों की उगाही नहीं की जाएगी कि जिसका प्रयोग जो है किसी एक स्पेशल या विशेष धर्म के विकास के लिए खर्च किया जाए। उसके अलावा आर्टिकल 28 में हम लोगों ने बात किया था कि धार्मिक शिक्षण संस्थाओं के बारे में, उनकी स्थापना से संबंधित मुद्दों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। आज हम लोग देखेंगे संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 29 और 30 के बारे में बात करेंगे। अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। तो अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 हम लोग जो है चर्चा करते हैं। तो अगर जो है आप आएंगे भारतीय संविधान में, तो भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक होने के लिए दो आधार बताए गए हैं। अल्पसंख्यक होने के लिए दो आधार बताए गए हैं। दो आधार कौन से हैं? तो एक आधार है धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक, और दूसरा कौन सा आधार है? तो दूसरा आधार है भाषा, लैंग्वेज के आधार पर अल्पसंख्यक। अगर धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक आएंगे तो एग्जाम्पल के बेसिस पे हम लोग देख सकते हैं कि मेजॉरिटी वर्सेज माइनॉरिटी। उसके बाद अगर आप आएंगे लैंग्वेज के बेसिस पे तो हिंदी भाषी वर्सेज तमिल, हिंदी भाषी वर्सेज तेलुगु, कन्नड़। यह जो है भाषा के आधार पर जो है सिचुएशन दिखाई देता है। तो जो अल्पसंख्यक का माइनॉरिटी का बात किया गया है तो माइनॉरिटी जो है दो आधार पे बताए गए हैं, धर्म और भाषा के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि अल्पसंख्यकों के, माइनॉरिटी के जो है उनके संस्कृति, उनके लिपि और उनके जो है भाषा को क्या करना है, सुरक्षित करना है। यह बात बताई गई है आर्टिकल 29 और 30 के अंतर्गत। तो अनुच्छेद अगर 29 में आएंगे तो अनुच्छेद 29 के अंतर्गत आर्टिकल 29, तो आर्टिकल 29 में आएंगे तो भाषा, संस्कृति एवं लिपि, स्क्रिप्ट, भाषा, संस्कृति एवं लिपि की सुरक्षा, लिपि की सुरक्षा की बात करता है। भाषा, संस्कृति एवं लिपि की सुरक्षा की बात करता है। किसके भाषा, संस्कृति एवं लिपि की? तो जो है यह अल्पसंख्यकों के, माइनॉरिटी के जो है भाषा और संस्कृति और लिपि के स्क्रिप्ट के बारे में सुरक्षित करने का बात कर रहा है। किससे? तो बहुसंख्यक वर्ग से जो है सुरक्षा की बात की जा रही है। अगर आप अनुच्छेद 30 में आएंगे तो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत यह बताया गया है कि अल्पसंख्यकों से संबंधित जो शिक्षण संस्थाएं हैं वैसे शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की बात की गई है। तो अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षण संस्थाओं के स्थापना से संबंधित। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्ग के भाषा, संस्कृति एवं लिपि संबंधी अधिकार को सुरक्षित करने की बात की गई है। उसके अलावा 30 में हम लोगों ने बात किया कि अल्पसंख्यक वर्ग के, माइनॉरिटीज के एजुकेशनल या शिक्षण संस्थाओं की स्थापना संबंधी बात की गई है। तो इस प्रकार संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 की बात की गई है, जो बेसिकली जो है माइनॉरिटीज से संबंधित है, अल्पसंख्यकों से संबंधित है। तो भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक होने के लिए दो आधार बताए गए हैं, धर्म और भाषा के आधार पर जो है अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया है। तो यह संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार थे।
अब आइए हम लोग देखते हैं आर्टिकल 31 के बारे में। अनुच्छेद 31, अगर आपको याद होगा तो अनुच्छेद 31 में मैंने बताया था कौन सा अधिकार था, तो संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति के अधिकार के बारे में आर्टिकल 31 में बताया गया था राइट टू प्रॉपर्टी। तो राइट टू प्रॉपर्टी पे अगर आप आएंगे तो मैंने बताया था कि आर्टिकल 31 के अंतर्गत 1978 से पहले जो है क्या था, संपत्ति का अधिकार था। तो इस संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया। और इस कानूनी या विधिक अधिकार को भारतीय संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत या 300A के अंतर्गत रख दिया गया। किसके रूप में रखा गया है, तो कानूनी या विधिक अधिकार के रूप में रखा गया है। कौन सा संशोधन किया गया है, तो 44th अमेंडमेंट किया गया है। कब किया गया है, तो 1978 में किया गया है। और उस अमेंडमेंट के बाद कौन से पार्ट में रखा गया है, भाग 12 में रखा गया है, पार्ट 12 में रखा गया है। अनुच्छेद कौन सा होगा, तो अनुच्छेद 300 का होगा। तो वर्तमान में 1978 के बाद 31 में जो संपत्ति का अधिकार था, उस संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। और मूल अधिकार की श्रेणी से बाहर करके संपत्ति का अधिकार कानूनी या विधिक अधिकार बन गया। और उस कानूनी या विधिक अधिकार को भारतीय संविधान के भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 300 में कानूनी या विधिक अधिकार के रूप में रख दिया गया है। तो वह इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी क्लास में क्या कर लिया था, चर्चा कर लिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जो है अक्सर पूछा जाता है कि राइट टू प्रॉपर्टी को जो है कब जो है कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार बनाया गया, तो 1978 में जो है इसे कानूनी या विधिक अधिकार बनाया गया। कौन से अमेंडमेंट के द्वारा बनाया गया, तो 44वां अमेंडमेंट के द्वारा बनाया गया। और वर्तमान में इसे कहाँ रखा गया है, तो भाग 12 के अनुच्छेद 300 में जो है इसको रख दिया गया है। तो इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बात कर लिया था, तो यहाँ पे हम लोगों ने चर्चा कर दिया। तो प्रश्न यह उठता है कि आखिर संपत्ति के अधिकार को क्यों बाहर किया गया। तो संपत्ति के अधिकार को इसलिए बाहर किया गया मूल अधिकारों से कि भारत सरकार को बहुत से विकास कार्य करने थे, बहुत सारे वेलफेयर कार्य करने थे। और वेलफेयर कार्यों में डेवलपमेंट के लिए रोड का विकास करना है, रेलवे ट्रैक का विकास करना है, बहुत सारे परियोजनाएं प्रोजेक्ट का विकास करना है। और अगर प्रोजेक्ट का विकास करना है, ट्रैक का विकास करना है या रोड का विकास करना है, तो किसी लैंड पे विकास किया जाएगा। और यह लैंड जो है संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत अगर मूल अधिकार होता तो वह किसी न किसी व्यक्ति का लैंड होता। और उससे संबंधित जो है केसेज भारतीय संविधान में जो है नंबर ऑफ केसेज बढ़ जाते और भारत सरकार के विकास कार्य भी क्या होते, प्रभावित होते। तो इसलिए जो है इसको क्या किया गया, 1978 में 44वां अमेंडमेंट के द्वारा इसे लीगल राइट जो है
या इसे जो है कानूनी अधिकार के रूप में या विधिक अधिकार के रूप में मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर बना दिया गया। तो यह जो है आर्टिकल 31 था। अब आइए देखते हैं आर्टिकल 32 के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में बताया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार या कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का बात किया गया है, उपचार का बात किया गया है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि किसका उपचार? उपचार का मतलब कि वह व्यक्ति जो है किसी बीमारी से क्या हो, पीड़ित हो। तो अगर वह बीमारी से पीड़ित होगा तो ऐसे बीमारी से पीड़ित व्यक्ति का क्या किया जाता है, इलाज किया जाता है, उपचार किया जाता है। तो यहाँ बीमारी से मतलब यह है कि अगर किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार का वायलेशन होता है। क्या होता है? वायलेशन होता है या अतिक्रमण होता है। वायलेशन या अतिक्रमण होता है तो वैसे सेंस में किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है या अतिक्रमण होता है, तो वैसी परिस्थिति में आर्टिकल 32 के अंतर्गत, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या भारत का सर्वोच्च न्यायालय वह अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उस व्यक्ति को क्या करेगा? उपचार प्रदान करेगा। क्या प्रदान करेगा? उपचार प्रदान करेगा। उपचार प्रदान करने का मतलब यह है कि वह उसके वायलेशन को, जो उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है, जो उसके मूल अधिकार का अतिक्रमण हुआ है, वैसे अतिक्रमणों को क्या करेगा? वह रोकेगा कि भविष्य में इस प्रकार के फंडामेंटल राइट्स का किसी भी व्यक्ति का वायलेशन न हो। तो यह उपचार किससे मिल रहा है? तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत यह उपचार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। वैसे लोगों का जिस भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स का या मूल अधिकार का किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी समुदाय के द्वारा या राज्य के द्वारा वायलेशन हो रहा है, तो ऐसे संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसे सुरक्षा प्रदान करेगा कि भविष्य में उसके मूल अधिकारों को सुरक्षित किया जा सके या उसके मूल अधिकारों का वायलेशन न हो। तो अगर इस उपचार में आएंगे तो इस उपचार के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 5 प्रकार का रीट जारी करता है। कितने प्रकार का? तो 5 प्रकार का रीट जारी करता है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का रीट जारी करता है। तो यह 5 प्रकार के रीट के बारे में हम लोग क्या करेंगे? बात करेंगे कि आखिर वो 5 प्रकार के रीट कौन कौन से हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। उसके अलावा अगर अनुच्छेद 32 पे आएंगे तो अनुच्छेद 32 में जो है, अनुच्छेद 32 को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है या जो है भारतीय संविधान की इसे आत्मा कहा जाता है। और जो भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है तो उसे किस व्यक्ति ने कहा है, किसके अकॉर्डिंग यह कहा जाता है? तो यह जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अकॉर्डिंग संविधान की आत्मा कौन है? तो संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 है।
तो अनुच्छेद 32 को B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा बताया है। तो संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा जाता है किसके द्वारा? B.R. अम्बेडकर के द्वारा। लेकिन अगर आप जुडिशियरी के द्वारा, न्यायालय के द्वारा आप मानेंगे कि किसे जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो प्रीएम्बल को कहा जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, संविधान की आत्मा प्रीएम्बल जुडिशियरी। ओके, आगे चलते हैं। तो 5 प्रकार के रीट के बारे में हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। 5 प्रकार के रीट में आएंगे तो हेबियस कॉर्पस होगा, क्यो वारंटो होगा, मैंडमस होगा, प्रोहिबिशन होगा और सर्टियोरेरी। ये 5 प्रकार के रीट हैं। अगर हेबियस कॉर्पस पे आएंगे या जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण पे आएंगे तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत या हेबियस कॉर्पस के अंतर्गत जो है वैसे लोगों के अधिकारों की सुरक्षा की बात की गई है जो बंदी बनाए गए लोग हैं। अगर बंदी बनाए गए लोगों के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो वैसे संदर्भ में हेबियस कॉर्पस क्या किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। और इसका जो मेन पॉइंट है, जो स्टेटमेंट है जहाँ से क्वेश्चन बनाता है, वही स्टेटमेंट लिखता है कि हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है कि सशरीर उपस्थित करना। जो व्यक्ति बंदी बनाया गया है उस व्यक्ति को सशरीर जज के सामने या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने क्या करना है, उपस्थित करना है। इसके लिए कौन सा रीट है, तो इसके लिए हेबियस कॉर्पस है। फिर उसके बाद अगर आएंगे मैंडमस पे आएंगे तो मैंडमस में यह बताया गया है, या परमादेश, मैंडमस को हिंदी में बोलते हैं परमादेश। परमादेश में यह बताया गया है कि हम आपको आदेश देते हैं। यह कौन आदेश दे रहा है? यह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आदेश दे रहा है। किसके अंतर्गत? मैंडमस के अंतर्गत, परमादेश के अंतर्गत। उसके अलावा अगर तीसरे अधिकार पे आप आएंगे, तीसरे रीट पे आएंगे तो जो तीसरा रीट है वह रीट बताता है क्यो वारंटो। क्यो वारंटो के बारे में बताता है। क्यो वारंटो या अधिकार परीक्षा। तो अधिकार परीक्षा में यह बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया किसी पब्लिक सर्वेंट से यह पूछता है कि आपके अधिकार क्या हैं। वह उनके अधिकार के बारे में पूछता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो उसको राइट दिया गया है उस राइट का वह मिस यूज कर रहा है, किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है। तो वैसे संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पब्लिक सर्वेंट से यह पूछता है क्यो वारंटो के अंतर्गत कि आपके अधिकार क्या हैं। फिर उसके बाद अगर आप आएंगे प्रोहिबिशन पे या प्रतिषेध पे आएंगे तो प्रोहिबिशन के अंतर्गत जो सर्वोच्च न्यायालय होता है या जो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय है वह वैसे न्यायालयों के लिए जो है यह प्रोहिबिशन जारी करता है। जैसे मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट न्यायालय है तो डिस्ट्रिक्ट न्यायालय कोई ऐसे मुद्दों पर सुनवाई कर रहा है जो उसके अधिकार क्षेत्र में वह मुद्दा नहीं आता, तो वैसे मुद्दों की सुनवाई को रोकने के लिए, रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या जारी किया जाता है, प्रोहिबिशन जारी किया जाता है। प्रोहिबिट कर देता है, उसको रोक देता है, प्रतिषेध करता है। उसके अलावा अगर उत्प्रेषण पे आएंगे या सर्टियोरेरी पे आएंगे तो सर्टियोरेरी के अंतर्गत जो है क्या होता है कि मान लीजिए कोई ऐसा न्यायालय जो उस किसी ऐसे मुद्दे की सुनवाई किया और उस पर डिसीजन भी दे दिया और वह मुद्दा उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, तो वैसे जो है अधिकार क्षेत्र को रोकने के लिए या उस मुद्दों पर दिए गए डिसीजन को समाप्त करने के लिए सर्टियोरेरी या उत्प्रेषण जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। तो अगर सर्टियोरेरी, उत्प्रेषण और प्रोहिबिशन, ये दो आप रीट पे आएंगे तो ये दोनों रीट जो है न्यायालय के संदर्भ में जारी किए जाते हैं। उसके अलावा अगर आप जो है हेबियस कॉर्पस आएंगे, क्यो वारंटो आएंगे, मैंडमस आएंगे, तो ये जो तीनों रीट हैं, यह तीनों रीट जो है एक जनरल या सामान्य व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के संदर्भ में क्या किए जाते हैं, जारी करे जाते हैं। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत वैसे रीट को जारी किया जाता है या उसके लिए जो शब्द यूज किया जाता है कि सशरीर उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ऑफ न्यायालय के द्वारा क्या करें, प्रस्तुत करें। मैंडमस का मतलब क्या है कि वह पूछता है कि मैं वी कमांड, हम आपको क्या देते हैं, आदेश देते हैं। क्यो वारंटो या अधिकार परीक्षा का मतलब क्या है कि आपके अधिकार क्या हैं यह आप हमको बताएं। उसके अलावा प्रोहिबिशन का मतलब क्या है, प्रोहिबिट का मतलब क्या है, प्रोहिबिट का मतलब यह है कि कोई मान लीजिए न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय, वह ऐसे मुद्दों की सुनवाई कर रहा है जो उसके न्यायिक क्षेत्र में या ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता, तो वैसे मुद्दों को क्या कर सकता है, वहीं पे प्रोहिबिट कर सकता है, रोक सकता है।
तो इसके लिए प्रतिषेध जारी किया, सॉरी इसके लिए जो है इसके लिए प्रतिषेध जारी किया जाता है, प्रोहिबिशन जारी किया जाता है, और सर्ट्यूरेरी ऐसे मुद्दों के लिए जारी किया जाता है। मान लीजिए कोई अधीनस्थ न्यायालय है और वह ऐसे मुद्दों पर सुनवाई कर दिया, उसने डिसीजन भी दे दिया जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, तो वैसे डिसीजंस को, वैसे मुद्दों को समाप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा सर्ट्यूरेरी या आउटप्रेशन जारी किया जाता है। तो ये 5 प्रकार के रीट थे। इन 5 प्रकार की रीटों के बारे में हम लोगों ने आर्टिकल 32 के अंतर्गत देखा। हमने ये भी बताया कि आर्टिकल 32 को जो है संविधान की आत्मा डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा है। इसके अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में बात किया गया, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार उस समय जारी किया जाता है जब किसी भी व्यक्ति के किसी समुदाय से, किसी दूसरे व्यक्ति से या किसी राज्य से जो है उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है या मूल अधिकारों का वायलेशन होता है। तो वैसे संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा 5 प्रकार के रीट क्या होते हैं, जारी किए जाते हैं। तो इन 5 प्रकार की रीटों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, क्यो वारंटो, सर्ट्यूरेरी और प्रोहिबिशन, ये 5 प्रकार के जो है रीट है। उसी तरीके से आर्टिकल 226 के अंतर्गत जो है 5 प्रकार के रीट कौन जारी करता है, तो हाई कोर्ट जारी करता है, उच्च न्यायालय जारी करता है। तो उच्च न्यायालय जो है मूल अधिकार से संबंधित मामलों की सुनवाई कौन से आर्टिकल के अंतर्गत करेगा, तो 226 के अंतर्गत करेगा, वह भी 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। और आर्टिकल 32 के अंतर्गत कौन सुनवाई करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है इसकी सुनवाई करेगा। तो इसको क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। लेकिन आर्टिकल 32 और 226 में अगर कंपैरिजन करेंगे, आप दोनों में अगर आप तुलना करेंगे, तो दोनों में जो तुलना होगा तो आर्टिकल 226 का ज्यूरिसडिक्शन जो है ज़्यादा बड़ा होगा आर्टिकल 32 के अंतर्गत, क्योंकि अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है केवल और केवल मूल अधिकारों से संबंधित मामलों की सुनवाई की जाएगी, और 226 के अंतर्गत, 226 के अंतर्गत मूल अधिकारों के अलावा जो है अन्य मामलों की सुनवाई की जाएगी। तो हम लोगों ने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में चर्चा किया। उसके अलावा हम लोगों ने कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के बारे में बात किया, आर्टिकल 31 के बारे में बात किया, और आर्टिकल 32 के बारे में बात किया, और इसी समय थोड़ा बहुत हाई कोर्ट के आर्टिकल 226 के बारे में भी बात किया। तो हम लोग जो है आज हम लोग का क्लास यहीं तक है। तो धन्यवाद। इस क्लास को, इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम लोगों ने रीट के बारे में चर्चा किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में रीट को और अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे, और उसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या जनहित याचिका। जनहित याचिका जो है जन के हित के लिए, लोगों के हित के लिए दायर की जाने वाली याचिका को जनहित याचिका कहते हैं। तो PIL के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।